हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल अगेन वेलकम करता हूं आप सभी का इनोवेशन एकेडमी के एनसीईआरटी रैपिड रिवीजन सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में हम लास्ट वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के कुछ टॉपिक्स को देख रहे थे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा वो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है उसमें 4 बल होते हैं, एंडोशियम, गाइनोशियम, ये 2 एसेसरी पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा कैलिक्स और कोरोला। इसके अलावा हमने क्या देखा, जो एंडोशियम होता है उसके जो सब स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे स्टमेन होता है, एंथर और पोलन ग्रेन, इन सबको हमने पढ़ लिया था। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यानी कि गाइनोशियम की बात करें, तो गाइनोशियम में हमने क्या पढ़ा था, ओव्यूल का स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। इसके अलावा हमने क्या देखा था, हमने पॉलिनेशन के डिफरेंट जो टाइप्स होते हैं वो देखे थे। वाटर के थ्रू पॉलिनेशन, विंड के थ्रू पॉलिनेशन और बायोटिक एजेंट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो हमने देख लिया था। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइस, इसके अलावा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन और डबल फर्टिलाइजेशन। ये 3 छोटे छोटे से पैरा हैं, इनको ये 3 छोटे छोटे से टॉपिक हैं, तो इनको डिस्कस कर रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस, आउटब्रीडिंग डिवाइस को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक तरह के एडॉप्टेशंस हैं जो किसको वेटेज देना चाहते हैं, किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को। क्रॉस पॉलिनेशन से फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा एडॉप्टिव, ज़्यादा हाइब्रिड, बिगर वाले, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के जो प्लांट्स होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर एंड पोलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर का मतलब क्या है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं वो सेम फ्लावर पर होते हैं, और क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। पोलन ग्रेन एंथर से निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाता है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होते रहने से क्या होगा, जो प्लांट्स की क्वालिटी है वो इन्फीरियर होने लग जाती है, वो कमज़ोर होने लग जाते हैं प्लांट्स, और लगातार इनब्रीडिंग हो रही, इनब्रीडिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो इसको क्या वर्ड यूज़ किया एनसीईआरटी ने, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इससे बचने के लिए फ्लावर क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, flowering plants have developed many devices to discourage self pollination and to encourage cross pollination। अब जो डिवाइसेस किसके लिए, डिस्करेज करने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को इनकरेज करने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन को जो डेवलप करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। क्योंकि ये क्या कराएंगे, इन ब्रीडिंग नहीं कराएंगे, ये फेवर करेंगे किसको, आउट ब्रीडिंग को। इन सम स्पीशी पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी आर not synchronized. Either the pollen is released before the stigma become receptive or stigma becomes receptive much before the release of pollen। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, अगर फ्लावर को क्या करना है, सेल्फ पॉलिनेशन से बचना है, तो क्या हो सकता है, उसमें एंथर जल्दी मैच्योर हो जाए और वो पहले ही रिलीज हो गया, स्टिग्मा अभी रिसेप्टिबल हुई नहीं है। और या फिर ये हो सकता है कि स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो गई है और पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर का, उसी स्पीशीज़ के दूसरे प्लांट के फ्लावर का आता है, तब तो पॉलिनेशन हो जाएगा, अदरवाइज पॉलिनेशन नहीं होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन द कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। या फिर ये हो सकता है कि एंथर और स्टिग्मा थोड़े अलग अलग पोजीशन पे हो, या तो स्टिग्मा और एंथर की हाइट में डिफरेंस हो, या फिर उनका ओरिएंटेशन इस तरीके का हो, बैरियर इस तरीके से उनमें लगा हो कि सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से ना होने पाए। पहली वाली जो कंडीशन थी जिसमें एंथर से पोलन अलग टाइम पे रिलीज हो रहा था और रिसेप्टिबिलिटी, एंथर से पोलन रिलीज होने और जो स्टिग्मा की रिसेप्टिबिलिटी है उसके टाइम में डिफरेंस है, इस कंडीशन को कहते हैं डाइकोगैमी। और दूसरी वाली जो कंडीशन है जिसमें एंथर और स्टिग्मा इस तरीके से लगे हुए हैं कि पोलन और स्टिग्मा का इंटरेक्शन आसानी से ना हो पाए, इस वाली कंडीशन को हम कहते हैं हेटेरोस्टाइली या फिर हर्कोगैमी। हर्कोगैमी का मतलब होता है एक फिजिकल मैकेनिकल बैरियर लगा दिया गया है जिससे पोलन ग्रेन आसानी से स्टिग्मा से नहीं मिल पा रहा सेम फ्लावर में। और दूसरा स्टाइली हमको देखने को मिलती है प्राइमुला में, हर्कोगैमी हमको देखने को मिलती है कैलोट्रोपिस में। और इसके पहले जो डाइकोगैमी की कंडीशन थी वो कई सारे
प्लांट में हमको देखने को मिलती है, एप्पल में हमको देखने को मिलती है, ऑर्किड्स में हमको देखने को मिलती है, और भी कई तरह के प्लांट्स हैं। इन some other species the anther and stigma are placed at different position, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम fertilizing the ovule by इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। इसका मतलब क्या? सेल इनकम्पेटिबिलिटी। जो स्टिग्मा है वो इनकम्पेटिबल है, वो रिसेप्टिव नहीं है। किसके लिए? उसी प्लांट के सेम फ्लावर के या फिर उसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के पोलन के लिए। मतलब सेल पोलिनेशन के दोनों केस, ऑटोगैमी जिटोनोगैमी, दोनों को इनहिबिट करने की जो टेक्निक है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्शुअल फ्लावर। अगर यूनिसेक्शुअल फ्लावर है तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो यूनिसेक्शुअल फ्लावर है अगर प्लांट के अंदर, इसका मतलब डाइसियस प्लांट है। डाइसियस प्लांट का मतलब क्या हो गया? एक प्लांट के अंदर एक ही सेक्स वाले फ्लावर होंगे। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, प्लांट कैसा होगा? ऐसी कंडीशन में मोनोएसिस होगा, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों फ्लावर सेम प्लांट पे लग रहे हैं। इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अगर एक ही प्लांट में दोनों सेक्स वाले फ्लावर लग रहे हैं डिफरेंट पोजीशन पर, तो ऐसे में ऑटोगैमी तो चेक हो जाएगी, ऑटोगैमी तो प्रिवेंट की जा सकती है, लेकिन जिटोनोगैमी तो फिर भी होगी, है ना। उसके अलावा इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया, डेट पाम, है ना, ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कैसे होते हैं? डाइशियस होते हैं, जिनमें एक प्लांट में एक ही तरह के फ्लावर लगेंगे, दूसरा वाला जो फ्लावर होगा वो दूसरे प्लांट में लगेगा। ऐसी कंडीशन में जो प्लांट होंगे उनको डाइशियस फ्लावर जो होंगे उनको डाइशियस फ्लावर बोलेंगे, और इस कंडीशन में ऑटोगैमी जिटोनोगैमी दोनों से बचा जा सकता है। चलिए, तो ये टॉपिक था हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइस, और इस पर टेक्निकल टर्म्स एनसीईआरटी ने यूज़ नहीं किए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे बता दिए। आगे चलते हैं। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ये क्या चीज़ होती है? अब जब एंथर से निकल के पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तो उन दोनों के बीच में काफ़ी सारे केमिकल इंटरेक्शंस होते हैं, और फिर जाके क्या होता है? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई भी स्पीशी का पोलन ग्रेन गिर गया स्टिग्मा के ऊपर और वहाँ से पॉलिनेशन हो जाए। जब इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है या फिर विंड के थ्रू भी वन पॉलिनेशन होता है, तो बहुत तरह के पोलन ग्रेन हवा में होते हैं, बहुत तरह के पोलन ग्रेन का इंसेक्ट क्या कर रहे होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि दूसरे स्पीशी का पोलन ग्रेन किसी दूसरे स्पीशी के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए, लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या नहीं होगा? पोलन का जर्मिनेशन नहीं होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना, पॉलिनेशन को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। वही सब चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफ़र ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन, compatible pollen of the same species as the stigma. Often pollen of the wrong type either from other species or from same plant. It is self incompatible also hand of स्टिग्मा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि पॉलिनेशन होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आगे चल के फर्टिलाइजेशन भी होगा। ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? इनकम्पैटिबल पोलन गेन गिरा है। इनकम्पैटिबल पोलन गेन का मतलब क्या है? वो सेल्फ इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन का मतलब क्या है? उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन है या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन है, जिसके लिए जो प्लांट है वो जिसके लिए स्टिग्मा क्या है? इनकम्पैटिबल है, तो वो जर्मिनेशन नहीं करने देगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी स्पीशी का पोलन ग्रेन आके गिर सकता है स्टिग्मा के ऊपर। इसका पॉलिनेशन तो किसी भी सूरत में होने वाला है नहीं। द पिस्टिल हैज़ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन वेदर इट इज़ द राइट टाइप और ऑफ रॉन्ग टाइप, ठीक है। और अगर राइट टाइप का पोलन आया है तो फिर सिंपल सी बात है, क्या होगा? पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स होगी। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स में क्या होगा? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन होगा। यहाँ पर ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम ए में क्या दिखा हुआ है? जो पोलन ट्यूब है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं। इसके अलावा जो सी डायग्राम है इसमें आपको स्टिग्मा के ऊपर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करके पोलन ट्यूब की एंट्री कहाँ दिखाई है? ओब्यूल के अंदर हो गई है, और अभी वो एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुँचेगा और वहाँ जाके वो मेल गैमेट को क्या करने वाला है? रिलीज करने वाला है। इफ द पोलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप द पिस्टिल रिजेक्ट द पोलन
बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। और अगर रॉन्ग टाइप का पोलन होगा तो सिंपल सी बात है, फिर पोलन गेन का जर्मिनेशन नहीं होगा। द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन पोलन गेन एंड पिस्टिल। होता क्या है कि बहुत सारे केमिकल्स का आदान प्रदान होता है किसके बीच में, पोलन और पिस्टिल के बीच में, जिसको क्या कहा है, कंटिन्यूस डायलॉग। और ये किसके लेवल पे होता है, केमिकल लेवल पे होता है। पोलन गेन आर शेड एट टू सेल स्टेज। जनरली जो पोलन गेन होते हैं, पोलन गेन आके गिरता है वो जनरली क्या होता है, टू सेल स्टेज में आके गिरता है। अब वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, दो सेल कौन कौन सी होती हैं पोलन के अंदर, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू मेल गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। और पोलन ट्यूब के बनने के साथ ही क्या होता है, पोलन ट्यूब जब स्टिग्मा के ऊपर गिरती है तो जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होकर क्या बना लेता है, दो मेल गैमेट बना लेता है। इन प्लांट विच शेड पोलन इन द थ्री सेल स्टेज। और जिन प्लांट में पोलन थ्री सेल स्टेज में गिर रहा है वहाँ तो पहले से ही मेल गैमेट बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, केवल पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना है। पोलन ट्यूब कैरी द टू मेल गैमेट फ्रॉम द बिगिनिंग। और क्या होगा, पोलन ट्यूब जो होगी वो दो मेल गैमेट पहले से ही रखे होगी अगर थ्री सेल स्टेज पोलन है तो। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल, देन एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म apparatus। और क्या होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर पहुंचेगी और ओव्यूल के माइक्रोपाइल से ओव्यूल के अंदर एंट्री करेगी और अंदर एंट्री करने के बाद एम्ब्रियो सैक में पहुंचेगी। और एम्ब्रियो सैक के नीचे की तरफ जो सिनर्जिड सेल्स होती है वहाँ पर फिलीफॉर्म apparatus फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि पोलन ट्यूब को यहाँ से एंटर करना है। तो पोलन ट्यूब फिलीफॉर्म apparatus से सिनर्जिड सेल को रैप्चर करते हुए कहाँ पहुँच जाएगी, एम्ब्रियो सैक के अंदर। और वहाँ पर क्या करेगी, वहाँ पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो गाइड कर रहा था अभी तक पोलन ट्यूब को, वो डिजेनरेट कर जाएगा और दो मेल गैमेट वहाँ पर रिलीज कर दिए जाएंगे। आगे फिर क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो फिलीफॉर्म apparatus का क्या रोल है, यहाँ पर लिखा हुआ है। पोलन ग्रेन के स्टिग्मा पे गिरने से लेके एम्ब्रियो सैक के अंदर तक मेल गैमेट के पहुंचने तक की जो पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। और ये जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है, ये जो नॉलेज है वो हमारे लिए काम का है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड को मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से ब्रीडिंग कर सकते हैं और जो डिज़ायर कैरेक्टर वाले हैं प्लांट, हम प्लांट या फिर फ्रूट्स या फ्लावर ऑब्टेन कर सकते हैं। ये कुछ प्लांट्स के नाम दे रखे हैं, पी, चिकपी, क्रोटलेरिया, बालसम, बिनका। इन पे हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से इनकी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बस शुगर सॉल्यूशन में डालना है और जो माइक्रोस्कोप है उससे हमको देखना। अब हमको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन करना है और मैनिपुलेट करके सुपीरियर कैरेक्टर वाले, डिज़ायर कैरेक्टर वाले प्लांट ऑब्टेन करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम चलाते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, खुद से डस्टिंग कराते हैं, मतलब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराते हैं और अनवांटेड पोलन को पोलिनेट होने से बचाते हैं। इसके अलावा हम दो टेक्निक का यूज़ और करते हैं इसमें, इमस्कुलेशन और बैगिंग। इमस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करने के लिए हम क्या करते हैं, बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होता है उसके एंथर को रिमूव कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, इमस्कुलेशन कहते हैं। दूसरा मेथड क्या है, बैगिंग है। आपने एक बार क्या किया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा दिया, खुद से पोलन की डस्टिंग करा दी, उसके बाद क्या करना है, फिर भी तो उसके बाद क्या हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, तो अनडिजायर कैरेक्टर आ सकता है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पॉलिनेटेड फ्लावर को क्या कर देते हैं, कवर अप कर देते हैं पॉली बैग से, या फिर नेचुरल बैग जो होते हैं जूट के या बाकी मटेरियल के, उससे क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं। इसके अलावा प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए टैग्स का भी यूज़ करते हैं। अलग अलग टैग होते हैं जिसमें प्लांट की डिटेलिंग लिखते हैं, डेट लिखते हैं, और उस मेथड को क्या कहते हैं, टैगिंग कहते हैं। इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज़ नो नीड फॉर इमस्कुलेशन। सिंपल सी बात है, अगर यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है तो इमस्कुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा। अगला टॉपिक क्या है हमारा, डबल फर्टिलाइजेशन। होता क्या है, जब पॉलिनेशन हो जाता है तो उसके बाद पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पोलन ट्यूब कहाँ एंटर करती है, ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक के सिनर्जिड से एंटर कर जाती है एम्ब्रियो सैक में, और एम्ब्रियो सैक में वो क्या रिलीज़ करती है, दो मेल गैमेट को रिलीज़ करती है। जो फर्स्ट मेल गैमेट होता है वो जाके एग सेल से फ्यूज़ कर जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं, इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं।
दो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, हमको पता है एग सेल यानी कि फीमेल गैमेट हैप्लॉइड है और मेल गैमेट ऑब्वियसली हैप्लॉइड है। दोनों के मिलने से क्या फॉर्म हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ। और ये जाइगोट आगे चल के किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो का, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सिनगैमी या फिर ट्रू फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या होगा, जो सेकेंड वाला मेल गैमेट होगा वो किससे फ्यूज़ करेगा, सेंट्रल सेल में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है उससे फ्यूज़ करेगा। सेकेंडरी न्यूक्लियस n+n यानी कि ऑलमोस्ट 2n होता है, वो एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर मेल गैमेट से फ्यूज़ करेगा, क्या फॉर्म करेगा, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनने की जो प्रोसेस होती है इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न। इसके पहले क्या हो रहा था, जब मेल और फीमेल गैमेट मिल रहे थे तो डबल फ्यूज़न हो रहा था, लेकिन ये कौन सा फ्यूज़न है, ट्रिपल फ्यूज़न है। 3 सेल मिल रही है इसलिए ट्रिपल फ्यूज़न है। और ट्रिपल फ्यूज़न से क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा और सेंट्रल सेल किसकी तरह बिहेव करेगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की तरह बिहेव करेगी। और जाइगोट तो आगे चल के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आगे चल के एंडोस्पर्म के फॉर्म में डेवलप होगी। और एंडोस्पर्म क्या करता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको नरिश करने का, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। अब इन डायग्राम में क्या क्या दिखाया हुआ एक बार वो देख लेते हैं, तो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन का पूरा जो टॉपिक होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर डायग्राम ए जो है वो क्या दिखा रहा है, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। यहाँ पर जो सिनर्जिड सेल्स है वो डिजेनरेट कर रही हैं, एग जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगी और नीचे के साइड डिजेनरेटेड एंटीपोडल सेल दिख रही हैं। अब जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा है, साथ ही साथ एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन बाद में होता है। अगर हम जाइगोट की बात करें तो जाइगोट का यहाँ पर डेवलपमेंट किस में दिखा रखा है, एम्ब्रियो में दिखा रखा है। सबसे पहले जो एम्ब्रियो होता है जाइगोट से ग्लोबुलर शेप का होता है, उसके बाद हार्ट शेप का होता है एम्ब्रियो, और एक टाइम के बाद वो रेडिकल प्लीमियल कॉटिलिडन वाले मैच्योर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, तो फिर आज का जो हमारा टारगेट था वो पूरा हुआ। वीडियो अपलोड होते हैं उनको देखते रहिए, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।